डॉक्यूमेंट है जिससे सब घबराते हैं। वो इतना कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, लेकिन हम उससे पीछा छुड़ा ही नहीं सकते। वो है इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन अब 65 सालों बाद 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। हाउस रेंट, पैन कार्ड, बच्चों की एजुकेशन, हॉस्टल की फीस, कंपनी से मिलने वाले पर्क्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, पता नहीं कितने सारे फॉर्म्स, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आज वो सब समझेंगे और साथ में ये भी पता करेंगे कि एलपीजी की किल्लत ना हो, इसके लिए सरकार ने कौन सा नया बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि पीस प्लान्स तो आते रहेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि ये वॉर कहाँ जा रही है। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Rajnikandha and Candid. पहले बात करेंगे इनकम टैक्स की। पैन के कुछ नियम बदले हैं। अब कब देना पड़ेगा पैन? सरकार ने पैन देने की लिमिट बढ़ा दी है, यानी पहले जितनी जल्दी पैन कार्ड आपको देना पड़ता था, अब उतनी जल्दी नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर आप एक दिन में 50,000 रुपए से ज़्यादा कैश बैंक में जमा करते थे तो पैन देना ज़रूरी हो जाता था। लेकिन अब पूरे साल में अगर आपने 10 लाख रुपए तक का कैश जमा किया है या निकाला है, विड्रॉ किया है, तभी पैन देना पड़ेगा। मतलब जो लोग छोटे छोटे कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, हर बार पैन देने का झंझट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा कैश फ्लो कर रहा है तो सरकार उस पर नज़र ज़रूर रखेगी। इसी तरह गाड़ी खरीदने से जुड़े हुए पैन के रूल्स भी बदले हैं। पहले सिर्फ 4 व्हीलर गाड़ियों पर पैन देना ज़रूरी था, लेकिन अब अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी व्हीकल खरीदते हैं, चाहे वो बाइक ही क्यों ना हो, आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अभी 2 व्हीलर के अलावा किसी भी व्हीकल के खरीदने या बेचने पर पैन देना पड़ता है। होटल और रेस्टोरेंट के बिल में भी लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, और आप प्रॉपर्टी के मामले में तो सीधे लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। कुल मिलाकर अब हर छोटे खर्च पर, ट्रांजैक्शन पर आपको पैन नहीं देना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशंस थोड़े कम करे हैं, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शंस पर पकड़ और मजबूत कर दी है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अगला है टीडीएस के लिए अब एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये बहुत लोगों के लिए सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ भी होती है। अभी तक अलग अलग तरह के पेमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे टीडीएस के, जैसे किराया हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट था, या फिर क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस। अब एक ही चालान कम स्टेटमेंट वो आएगा जिसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, यानी आपको बार बार अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। इसके साथ अब टीडीएस फाइल करने के लिए टैन की जगह पैन का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी एक टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर यानी टैन यूज होता है, एंड ऑनेस्टली ये वेलकम मूव है, क्योंकि टैन बनवाना और मैनेज करना अपने आप में एक अलग सरदर्द था। ये रूल सिर्फ इंडिविजुअल्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अब आते हैं फॉर्म 15G और 15H पर। उन दोनों को खत्म कर दिया गया है। अब एक ही फॉर्म होगा, फॉर्म 121, फॉर्म 121। पहले इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज कमाने पर टैक्स बचाने के लिए 2 अलग अलग फॉर्म्स होते थे, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। एक यंग लोगों के लिए होता था और एक सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब सरकार ने इन दोनों को मिलाकर बना दिया फॉर्म 121। सिस्टम खुद आपकी एज पहचान लेगा और उसी हिसाब से नियम लागू कर देगा। अगला है कि नौकरी बदलते ही आपको बताना पड़ेगा खुद से कि आपने कौन सा टैक्स रिजीम चुना था। अगर आप नौकरी बदलते हैं तो नई कंपनी को ही बताना पड़ेगा कि पिछली कंपनी में कौन सा टैक्स रिजीम था, ओल्ड था, न्यू था। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये जानकारी नहीं दी तो आपकी नई कंपनी गलत तरह से टीडीएस काट सकती है और साल के एंड में आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, तो आपको खुद इन्फॉर्म करना होगा अभी। उसके बाद आता है फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130, ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा क्लैरिटी लेकर। अब जो सबसे फेमिलियर चीज़ थी हमारे लिए वो था फॉर्म 16, वो बदल गया है। उसकी जगह आएगा फॉर्म 130। इस नए फॉर्म में आपकी सैलरी, कितना टैक्स कटा, कौन कौन से डिडक्शंस लगे, सब कुछ ज़्यादा डिटेल में देना होगा। अगली बात है पर्क्स की, पर्क विजिट्स। पर्क्स भी अब छुपेंगे नहीं, सबका हिसाब होगा। अब तक बहुत लोगों को लगता था कि सैलरी तो दिखती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कंपनी की गाड़ी, घर, फ्री ट्रिप, गिफ्ट्स होते हैं या क्रेडिट कार्ड का खर्चा होता है, वो उतने साफ तरीके से ट्रैक नहीं होता। अब इन सभी पर्क्स का पूरा हिसाब एक नए फॉर्म 123 में रखा जाएगा और इस फॉर्म को फॉर्म 130 से डिजिटली लिंक किया जाएगा। अगर कंपनी आपकी ईवी यानी इलेक्ट्रिक कार का पूरा खर्च उठाती है, जैसे पेट्रोल की जगह चार्जिंग, मेंटेनेंस, तो हर महीने 5,000 रुपये आपकी इनकम में जोड़े जाएंगे। और अगर कंपनी आपको ड्राइवर भी देती है तो उसमें 3,000 और जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर गाड़ी कंपनी देती है और उसका चलाने का खर्च आप खुद उठाते हैं तो उस केस में हर महीने 2,000 रुपये ही आपकी इनकम में जोड़े जाएंगे, और अगर ड्राइवर है तो वही 3,000 एक्स्ट्रा।
अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सरकार ईवी को भी अब नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार की तरह ही ट्रीट कर रही है, खासकर उन कार्स की तरह जिनका इंजन 1.6 लीटर से कम होता है। अगला है मील्स, खाना। मील वाउचर्स अब नए टैक्स रिजीम वालों को भी फायदेमंद होंगे। पहले क्या होता था, अगर आप नया टैक्स रिजीम चुनते थे तो आपको मील वाउचर्स यानी खाने के जो कूपन्स होते हैं उन पे कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं मिलता था। ये फ़ायदा सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम वालों को मिलता था। लेकिन अगर आपका ऑफिस आपको काम के दौरान खाना देता है, चाहे वो सीधे ऑफिस में फ्री खाना हो या फिर फूड वाउचर्स के जरिए, तो एक लिमिट तक उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हर मील के लिए 200 रुपये तक की छूट मिलेगी, यानी अगर आप रोज़ एक टाइम का खाना ऑफिस से लेते हैं तो महीने में करीब 4,400 रुपये तक की रकम टैक्स फ्री हो सकती है। और अगर 2 टाइम का खाना मिलता है तो ये बढ़कर 8,800 रुपये तक भी हो सकती है, ये मानकर कि आप महीने में 22 दिन काम पर जा रहे हैं। तो छोटा सा बदलाव लग रहा है, लेकिन महीने के हिसाब से देखें तो ये आपके टेक होम सैलरी में फ़र्क डाल सकता है। उसके बाद आता है बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे बड़ा इजाफा देखने को मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले जो अलाउंस मिलता था वो इतना कम था कि वो न के बराबर है। अभी एक बच्चे का एजुकेशन अलाउंस आपको पता है कितना है? 100 रुपये हर महीने एक बच्चे के लिए। लेकिन नए रूल्स में इसे 3,000 रुपये हर महीने कर दिया है 2 बच्चों तक के लिए। और हॉस्टल का खर्चा भी पहले होता था 300 रुपये हर महीने एक बच्चे के लिए, वो बदल के 9,000 रुपये हर महीने कर दिया है 2 बच्चों तक के लिए। दोनों में बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे परिवारों को सीधे तौर पर राहत मिल सकती है। उसके बाद आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। कुछ शहरों को फ़ायदा हुआ है और कुछ को नहीं। अब HRA में भी बड़ा बदलाव हुआ है, ये कि पहले 50% का फ़ायदा सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में मिलता था, लेकिन अब कुछ नए शहर भी इसमें शामिल किए गए हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद। पहले इसमें सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता थे, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ और भी शहर हैं जिनका इसमें होना ठीक होता, जैसे नोएडा, गुरुग्राम और नवी मुंबई जैसे शहर। उसमें ये शामिल नहीं है, जबकि वहाँ भी किराया काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑफिस और कॉर्पोरेट में काम करने वाले रहते हैं। और अब अगर आप HRA क्लेम करते हैं तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। आपको अपने मकान मालिक की डिटेल देनी होगी और अगर आपका सालाना किराया 1 लाख से ज़्यादा है तो उनका पैन भी देना होगा। एक अपडेट ये भी है कि जो असेसमेंट ईयर वाली कन्फ्यूजन चलती रहती है, कब से शुरू होता है कब खत्म होता है, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन हटा के टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। आम आदमी के लिए इसका मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इससे सिस्टम को थोड़ा आसान और लॉजिकल बनाने की कोशिश की गई है। अब इंश्योरेंस की बात करते हैं। सरकार के पास एक सिस्टम होता है जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इसमें बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और दूसरी संस्थाएं आपकी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी सरकार को देती हैं, ताकि पता चल सके कि आपने कितना पैसा कहाँ खर्च किया। अब इस नियम में बदलाव किया गया है, खासकर इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर। अब इसमें अभी के क्या रूल्स हैं? अगर आपने साल भर में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, तभी वो रिपोर्ट किया जाता था, अगर आपने पैन कार्ड दिया था तो। और अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया था तो ये लिमिट 5 लाख की थी। अब ये लिमिट घटा दी गई है। अगर पैन है तो 5 लाख रुपए के ऊपर का प्रीमियम रिपोर्ट होगा, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए से ऊपर का प्रीमियम रिपोर्ट किया जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि आपका जो AIS होता है, यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिससे मिलान किया जाता है, आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसका मिलान एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से किया जाता है कि क्या जो आपने ट्रांजैक्शंस भरे हैं वो हुए थे असल में, कितने के हुए थे, कितने के नहीं हुए थे। तो जो AIS होगा उसमें आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस दिख सकते हैं। ये वही डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा बात करते हैं प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट लिमिट की भी। तो PF के लिए 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 250 रुपये। अगर 31 मार्च तक ये अमाउंट नहीं जमा किया तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। जाने से पहले एक और खबर, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आपके घर के गैस कनेक्शन और देश के एनर्जी सिस्टम पर पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसके अंदर एक नया नियम लागू किया है, जिसमें अब लैंड ओनर्स यानी ज़मीन के मालिकों को गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए राइट ऑफ वे देना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। गैस सिलेंडर की किल्लत जैसी सिचुएशन न बने, इसलिए कुछ दिन पहले भी सरकार ने इसको लागू किया था। इस बार इसका मतलब है, अगर किसी कंपनी को आपके इलाके से गैस पाइपलाइन ले जानी है तो अब आप या कोई भी ज़मीन मालिक उसे आसानी से मना नहीं कर पाएगा। पहले पाइपलाइन बिछाने में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती थी कि ज़मीन का एक्सेस नहीं मिलता था।
परमिशन में देरी होती थी या बहुत ज़्यादा चार्ज मांगे जाते थे। इसी वजह से पूरे देश में गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब सरकार ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया है। इसमें तय समय के अंदर अप्रूवल्स मिलेंगे और अगर समय पर मंजूरी नहीं मिली तो डीम्ड अप्रूवल यानी अपने आप मंजूरी मान ली जाएगी। इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद है एलपीजी पर निर्भरता को कम करना और नेचुरल गैस को बढ़ावा देना। अभी भारत अपनी ज़रूरत का 60% से ज़्यादा एलपीजी इंपोर्ट करता है और जिस तरह से कतर और ईरान के गैस फील्ड्स पर हमले हुए हैं, आपने देखा ही पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है। एलपीजी पर ज़्यादा निर्भर रहना जोखिम से भरा हुआ है। इसीलिए सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पाइप से आने वाली गैस यानी पीएनजी पहुंचे। जाने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन, ललन टॉप आपके लिए लेकर आया है बेहद दिलचस्प सीरीज जिसका नाम है बिग बंग स्टोरी। इस सीरीज में होंगी बंगाल की वो 8 कहानियां जिन्होंने बंगाल को बंगाल बनाया। चाहे वो नक्सलबाड़ी का आंदोलन हो, चाहे कलकत्ता के दंगे हो, या हो लेफ्ट का उभार और ममता बनर्जी के हाथों उसका धराशायी होना, हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए बिग बंग स्टोरी हर बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे ललन टॉप के हर प्लेटफॉर्म पर। खैर, आज का खर्चा पानी यहीं तक। आपको एपिसोड कैसा लगा? आपके अगर कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।